नमस्कार, स्वागत है आपका वेद से विज्ञान तक पर। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे चाणक्य की शपथ ने एक विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और कैसे अशोक के धम्म ने उस साम्राज्य की तलवार को शांत कर दिया, जिससे उसकी राजनीतिक ताकत धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। आज हम इतिहास के उस निर्णायक मोड़ को देखेंगे जब अशोक की अखंड भारत की दीवार टूटी और सम्राट बृहद्रथ के गिरते ही विदेशी तलवारों ने देश को घेर लिया। ये एक संघर्षपूर्ण लेकिन अद्भुत यात्रा है। अगर आप ऐसी ही गहन और रोचक डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करके हमारी इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनें। चलिए शुरू करते हैं। 185 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में एक साधारण सैन्य परेड चल रही थी, लेकिन वो परेड नहीं, एक षड्यंत्र था। सम्राट बृहद्रथ के गिरते ही अशोक की अखंड भारत की दीवार भर-भरा कर गिर पड़ी। केंद्रीय सत्ता के ढहते ही उत्तर पश्चिम सीमाएं असुरक्षित हो गईं। पहला खतरा आया यूनानियों की ओर से। यूनानी, जिन्हें हिंद यवन कहा गया, उन्होंने आक्रमण किया। ये केवल भूमि जीतने की लड़ाई नहीं थी, ये सभ्यता, संस्कृति और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण की लड़ाई थी। क्या भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत इन विदेशी तलवारों के सामने टिक पाए ही? मौर्यों को अपदस्थ करने के बाद पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की। सुंगों ने ब्राह्मणवादी परंपराओं को फिर से स्थापित किया और पुष्यमित्र ने सफलतापूर्वक अश्वमेध यज्ञ किए, जो ये दर्शाता है कि सत्ता का केंद्र फिर से मगध में मजबूत हो रहा था। लेकिन दक्षिण में एक नई और शक्तिशाली शक्ति का उदय हुआ, सातवाहन वंश। उन्होंने अपनी शक्ति व्यापार और समुद्र पर नियंत्रण से प्राप्त की। उनके राजाओं को दक्षिणापथ का स्वामी कहा गया। सातवाहनों ने न केवल दक्षिण की रक्षा की, बल्कि उत्तर से आने वाले विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ भी एक शक्तिशाली प्रतिरोध खड़ा किया। भारत इस समय एक नहीं, बल्कि कई शक्तिशाली क्षेत्रीय केंद्रों में बटा हुआ था। उत्तर पश्चिम में यूनानी शासकों ने अपनी जड़ें जमा ली थीं। इन शासकों ने सिक्के जारी किए जिन पर यूनानी और भारतीय दोनों भाषाएं थीं। ये संस्कृति के पहले बड़े मिश्रण का संकेत था। इनमें सबसे प्रसिद्ध थे राजा मिनांडर, मिलिंद। उनका संवाद बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ हुआ। ये पूरा संवाद मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में दर्ज है, एक ऐसा दस्तावेज जो दिखाता है कि तलवार से ज्यादा मजबूत विचारों की शक्ति होती है। लेकिन मध्य एशिया से एक और घुमंतु जनजाति भारत की ओर बढ़ी, शक, सखियथन। शकों ने हिंद यवनों को पराजित किया। स्थानीय प्रतिरोध जारी रहा। उज्जैन के एक राजा ने शकों को हराया और इस विजय की याद में 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की। शकों के बाद पार्थियन आए और फिर इन सब से ऊपर उठे कुषाण। कुषाणों का साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर उत्तर भारत तक फैला था। उनके राजा कनिष्क के शासनकाल में भारत ने सांस्कृतिक और व्यापारिक ऊंचाइयों को छुआ। सम्राट कनिष्क कुषाण वंश के सबसे महान शासक थे। उनका साम्राज्य सीधे सिल्क रूट पर नियंत्रण रखता था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखाओं में बटा। कुषाणों के शासन में कला का अद्भुत संगम हुआ। उत्तर पश्चिम में गांधार कला शैली का विकास हुआ, जिसमें बुद्ध की मूर्तियां यूनानी शैली में बनाई गई। वहीं मथुरा में भारतीय परंपरा की मथुरा कला शैली ने जन्म दिया। ये वो दौर था जब भारत की धरती पर विश्व संस्कृति का सबसे बड़ा मिश्रण हो रहा था। कुषाणों ने सदियों तक शासन किया, लेकिन तीसरी शताब्दी ईस्वी तक उनका साम्राज्य भी कमजोर पड़ गया। भारत का राजनीतिक केंद्र एक बार फिर बिखराव की ओर था। मौर्यों के बाद भारत ने लगभग 500 वर्षों तक लगातार संघर्ष किया, लेकिन इसी संघर्ष और सांस्कृतिक मिश्रण ने भारत को एक नई मजबूत पहचान दी। कुषाणों के पतन के बाद गंगा के मैदानों में एक बार फिर शांति और स्थिरता की आहट सुनाई देने वाली थी। ये थी मौर्य साम्राज्य के बाद शुंगों के प्रतिरोध और कुषाणों के सांस्कृतिक मिश्रण की अद्भुत गाथा। हमें उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस गहन यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही शानदार डॉक्यूमेंट्रीज के लिए वेद से विज्ञान तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले स्वर्णिम अध्याय
गुप्त साम्राज्य में